नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है विश्वास की कसौटी पर बस्तर पुलिस। ये सच भी है, जब कभी बस्तर के बाहर के लोगों से हमारी बातचीत होती है तो वो हमसे सीधे पूछते हैं कि बस्तर में माहौल कैसा है, और इसका सीधा मतलब उनका ये होता है कि बस्तर में अतिवाद की स्थिति कैसी है, शांति और सुरक्षा का माहौल कैसा है। सच भी है, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, सुरक्षा हो और फिर विकास हो अपना और अपने देश का। बस्तर में शांति और सुरक्षा के लिए हमारा भरपूर विश्वास है बस्तर पुलिस बल पर। लेकिन जब कभी अतिवाद अतिक्रमण करके हमारे सुख और शांति के क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करता है, तब ये विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है। ऐसी स्थिति में अतिवाद के विरुद्ध क्या होती है बस्तर पुलिस बल की रणनीति और किस तरह से ये विश्वास वो पुनर्निर्मित करते हैं, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री पी सुंदरराज जी को। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी नमस्कार। सर, सबसे पहला प्रश्न मन में ये है कि कितना सशक्त है हमारा बस्तर पुलिस बल, और ये बल किस तरह का है और इस बल से कैसी जिम्मेदारियां बस्तर पुलिस निभाती है। बस्तर क्षेत्र की शांति व्यवस्था स्थापित करते हुए विकास कार्य को गति प्रदान करना और क्षेत्रवासियों का जान माल की रक्षा करना हमारा एक प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमारे पास स्थानीय पुलिस बल के अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और स्पेशल फोर्सेस डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, इस प्रकार सभी प्रकार का बल हमारे पास उपलब्ध है। और सभी सातों जिला में बल संख्या हमारे पास लगभग 45,000 से अधिक है। और हाल फिलहाल में हम स्थानीय युवा युवतियों को भी जो बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास में उनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसी उद्देश्य से बस्तर फाइटर नाम कर विशेष बल गठन करके 2100 स्थानीय युवा युवतियों को भर्ती की गई। अभी उन लोग का ट्रेनिंग पूर्ण करके एक स्पेशल ट्रेनिंग जो आखिरी जो स्टेज में चल रहा है, उसके पश्चात आगामी 1-8 महीने में खुद अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वो लोग तैनात होकर और बेहतरीन काम कर सकता है। इस प्रकार बस्तर क्षेत्र की जनता की जान माल की रक्षा करने के लिए और इलाके में एक शांति व्यवस्था स्थापित करके एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त बल है। और ये सभी बल अच्छे और मजबूत मनोबल के साथ अभी मैदान में काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम भी सकारात्मक हमको देखने के लिए मिल रहा है। जी, आपने मनोबल की बात कही है सर, तो बस्तर पुलिस बल में ये बल हथियारों का न होकर के हमें लगता है कि मनोबल का ज़्यादा है। तो ये मनोबल अपने पुलिस का कैसे बढ़ाते हैं आप? क्या कोई कार्यक्रम चलाया जाता है, कोई प्रशिक्षण होता है? देश की अलग अलग इलाके में अलग अलग चुनौती रहते हैं पुलिसिंग के लिए। खासतौर पर जो बस्तर क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद हमारे लिए काफ़ी एक प्रमुख चुनौती है। इस चुनौती को सामना करते हुए विगत वर्षों में हमारा 1200 से अधिक सुरक्षा बल सदस्य का सर्वोच्चतम बलिदान दिया, उन्होंने शहादत हुआ। इसके बावजूद हमारा जो बल के जो मनोबल में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। उनकी जीवन से जो शहीद हुआ है, उनके जीवन काल का जो उपलब्धि का एक प्रेरणा लेते हुए हमारा सभी बल सदस्य जो कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक काफ़ी मजबूत इरादा से उनका प्रमुख एक इरादा है क्षेत्र की जनता का सुरक्षा करना है, विकास कार्य को उनके मंशानुरूप गति देना है। इस प्रकार एक टारगेट लेकर एक मजबूत इरादा को लेकर आगे बढ़ रहा है। कभी कभी कुछ सेटबैक्स आते हैं, कभी कभी हमारा कुछ नुकसान भी होते, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो बल सदस्य द्वारा खुद अपने आप को मोटिवेट करके अपना अन्य साथियों को भी मोटिवेट करके इसमें क्षेत्र की जनता और हमारा बल सदस्य के परिजन का भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जो बस्तर क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि से लेकर जो क्षेत्र के जनता नागरिक द्वारा हमेशा पुलिस के साथ देते, इसलिए हमारा मनोबल हमेशा बने रहते हैं। और जो माओवादियों के जो एक असली चेहरा है, एक विकास विरोधी एवं जन विरोधी चेहरा है, इसको भी क्षेत्र की जनता द्वारा इतना सालों से देख लिया, समझ लिया, इसलिए उनके किसी प्रकार का साथ ना देकर सुरक्षा बल को हमेशा अपना साथ देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते, इससे हमारा मनोबल हमेशा बढ़े रहते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बस्तर में अतिवाद का जो चेहरा है वो किस तरह का है और किस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं वो? विगत लगभग 40 वर्षों से प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा बस्तर संभाग के अलावा जो देश के अन्य जो प्रांतों में भी जहाँ जहाँ अभी वामपंथी उग्रवाद का जो गतिविधि चल रहा है, इन इलाके में हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देते हुए निर्दोष ग्रामीण को
प्रताड़ित करना, हत्या करना, शासकीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना और अन्य कई प्रकार के जो वायलेंट एक्टिविटीज़ में शामिल होते हुए क्षेत्र में एक आतंक का माहौल निर्मित करने का उनका एक प्रयास रहते थे। लेकिन इस चुनौती को सामने करते हुए विगत वर्षों में हम लोग काफ़ी निर्णायक बढ़त प्राप्त कर लिया है। काफ़ी अंदरूनी इलाका में भी नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर लिए गए, जिसके माध्यम से सड़क निर्माण कार्य से लेकर अन्य मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की गए थे। इसके माध्यम से अभी वर्तमान में परिस्थिति काफ़ी हद तक अभी नियंत्रण में है और हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी शेष इलाका में भी हम माओवादी गतिविधि को नियंत्रण करते हुए इलाका में एक शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ क्षेत्र की जनता का मंशा अनुरूप उन्हें एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए भी हम व्यवस्था बना सकता है। जी सर, इन तमाम पुलिस बल की जो कोशिश है और जो सफलताएं लगातार इतने वर्षों में मिली हैं, शांति और सुरक्षा का एक माहौल बना था, लेकिन ऐसे में 26 अप्रैल 2023 की जो घटना हुई है दंतेवाड़ा जिले में, ऐसी घटना को किस नज़र से आप देखते हैं सर? प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन का एक प्रमुख हथियार है आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसके माध्यम से पूर्व में भी हमारा सुरक्षा बल सदस्य का काफ़ी नुकसान उन्होंने पहुंचाए थे। साथ साथ निर्दोष ग्रामीण का भी जैसे जंगल में महुआ बिनने के लिए जाते हैं या अन्य अपने दिनचर्या में जाते हैं, उन्हें भी प्रेशर आईडी के माध्यम से या अन्य जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के माध्यम से काफ़ी नुकसान पहुंचाए गए थे। 26 अप्रैल 2023 में भी जिला दंतेवाड़ा कारणपुर में एक आईडी ब्लास्ट में हमारा 10 डीआरजी जवान शहादत प्राप्त हुआ। एक सिविल ड्राइवर का भी इस घटना में मृत्यु हुई थी। इस प्रकार हमारा काफ़ी एक बड़ी नुकसान हुआ। लगभग 2 वर्ष बाद इस टाइप की एक बड़ी घटना देखने मिला है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना रहा, लेकिन इस घटना से जो भी हमको लर्निंग पॉइंट्स मिला है, आने वाले समय में किस तरीके से हमको और रणनीति के साथ हमको काम करना है और नक्सल के इस प्रकार के साजिश को कैसे हम मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, इस पर भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ। उसके बाद हम काफ़ी हद तक आगे अभियान में भी हमको कुछ सफलता भी प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में और मजबूती से हम आगे बढ़ेगा ताकि इस टाइप की घटना से जो सेटबैक हुआ उसको जो पीछे छोड़कर हमको जो मेन हमारा टारगेट है क्षेत्र में नक्सलवाद को पूरा जड़ से हमको समाप्त करना, ताकि उनका एक हिंसात्मक जो गतिविधि है उसका हम विराम लगा सकता है। उसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे थे और निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता प्राप्त होगा, पूरा हमारा विश्वास है इसमें। जी, जो कुछ अभी आपने कहा है इस कार्यक्रम के जरिए जिन्होंने भी ये सुना है, निश्चित रूप से उनका विश्वास पुख्ता हुआ होगा, लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को जो थोड़ा बहुत कमज़ोर किया है, आप लोग किस तरह से पुनर्निर्मित कर रहे हैं बस्तर वासियों के विश्वास को, कैसे फिर से जीत रहे हैं उनका विश्वास? आमतौर पर इस टाइप के यदि कोई बड़ी वारदात होते, निश्चित रूप से उस इलाके में थोड़ा जनता के बीच में एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट रहता है और फोर्सेस में भी कुछ समय के लिए मतलब इसका इम्पैक्ट रहते हैं। इसके बावजूद मतलब जैसा घटना का पश्चात भी तत्काल हमारा जो डीआरजी टीम से लेकर अन्य जो जितना भी हमारे पास बल उपलब्ध है, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, सभी तमाम सुरक्षा बल द्वारा इलाके में लगातार अभियान संचालित किया और इस घटना में शामिल रहा 9 से अधिक माओवादी कैडर्स को गिरफ्तार किए गए थे। उसके पश्चात एक और अभियान में 2 माओवादियों के डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार लगातार एरिया में ऑपरेशंस भी अग्रेसिव तरीके से संचालित की जा रही है और ना सिर्फ बस्तर, जो अन्य जो सीमावर्ती राज्य में भी अभी देखा जाए तो अप्रैल और मई महीने में लगभग 7-8 माओवादी डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इन सब जो उपलब्धि से मतलब जो छोटी छोटी सफलता प्राप्त हुई उससे पुनः जो सुरक्षा बल का मनोबल बढ़ जाते हैं और साथ साथ क्षेत्र की जनता में भी शासन, प्रशासन और सुरक्षा बल के प्रति एक विश्वास का वातावरण पुनर्निर्मित हो जाते हैं और हम लोग अपना जो लगातार जो कार्रवाई है उसके माध्यम से क्षेत्र की जनता को निरंतर रूप से एक विश्वास देने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित करके उनका कॉन्फ्रेंस में लेकर हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से हमें पूरा उम्मीद है जिस तरीके से जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद फिर हम पुनः अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर जैसे आगे और जो कार्य बाकी है, हमारा जो इरादा अचीव करने में हमारा टारगेट और बाकी है, उसमें और मजबूती से हम आगे बढ़ेगा। जी, आपने अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात कही है, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अंतर्राज्यीय सीमाएं क्या आपके अपनी योजनाओं में, कार्यक्रम में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करती है या फिर पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरह का समन्वय जरूरी होता है जब ऐसा कोई बड़ा उद्देश्य हमें पूरा करना होता है? सीपीएम माओवादी संगठन का हमेशा उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहा है, जितना भी इंटर स्टेट बॉर्डर्स या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर जहाँ पर दोनों राज्य या दोनों जिला का सुरक्षा बल का उपस्थिति थोड़ा कम रहते या प्रशासनिक जो उपस्थिति इतना मजबूत नहीं रहते हैं, उन इलाकों को अपना प्रभाव में लेकर
उस क्षेत्र की जनता को अपने ओर अग्रेषित करने के लिए उनका ये कोशिश रहा है। इसलिए कभी भी देखे जाए तो मतलब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज है इंटर स्टेट बॉर्डर या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स में बनते हैं। इस विषय को देखते हुए हम लोग लगातार इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशंस के लिए अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म डेवलप किया है। इसमें रेगुलर मीटिंग्स भी होते हैं और इंटरस्टेट ऑपरेशंस भी संचालित की जाती है और सूचना का आदान प्रदान भी की जाती है। इस प्रकार जो पूर्व की तुलना में वर्तमान में हमारे जो सीमावर्ती राज्य जैसा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब के साथ हमारा बेहतर कोऑर्डिनेशन है और लगातार इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होते हैं और जिसके परिणाम भी काफ़ी हद तक हमको सकारात्मक देखने मिल रहे थे। खासतौर पर माओवादियों को जो सप्लाई नेटवर्क है, जो दूसरे राज्य से उनका लॉजिस्टिक सप्लाई से लेकर अन्य जो सुविधा मिलते हैं, उसमें काफ़ी हद तक अभी कंट्रोल हुआ है और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में जो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन और हम बेहतर तरीके से करते हुए जो माओवादी का एडवांटेज उसका कम करके अपना लड़ाई में और निर्णायक बढ़त हम प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और अंतर्राज्यीय जो सीमाएं हैं या पड़ोसी राज्यों के साथ जो समन्वय है वो केवल अतिवाद पर लगाम लगाने के लिए नहीं बल्कि बस्तर को नशा मुक्त बनाए रखने के लिए भी बहुत अहम है। और कई बार हम देखते हैं कि पड़ोसी राज्यों से जो है वो नशा जो है बस्तर के रास्ते से होकर गुजरता है, कभी रास्ते से होकर गुजरता है तो कभी बस्तर में ही वो गढ़ बना लेते हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए और बस्तर को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस बस्तर की क्या भूमिका है, क्या योजना है? नार्कोटिक सब्सटेंस के लिए खासतौर पर जो गांजा परिवहन के लिए जो बस्तर का जो रूट को पूर्व से जो इस कार्य में जो शामिल रहा, जो तस्कर द्वारा उपयोग करते रहते, इस विषय को स्टडी करके एनालिसिस करने के पश्चात जो इंटरस्टेट मीटिंग्स में भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ। तत्पश्चात काफ़ी संख्या में हम लोग मोबाइल चेक पोस्ट इंटरस्टेट बॉर्डर्स में लाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अभी प्रतिवर्ष हम काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में जो गांजा का जो जब्त करते हैं और उसमें शामिल आरोपियों का गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं और उनकी द्वारा उपयोग की जा रही वाहनों को भी हम इमोबिलाइज करते हैं। इस प्रकार का जो कार्रवाई के माध्यम से हाल फिलहाल में देखा जाए तो उसमें काफ़ी कंट्रोल हुआ है जो गांजा तस्करी और इसको रूट के रूप में इस्तेमाल करने काफ़ी इनोवेटिव तरीके से भी, जैसा गाड़ियों को मॉडिफाई करके जो माओवादी प्रभावित इलाके में जो गांजा तस्कर द्वारा उसका अलग अलग तरीके से उसका परिवहन की जाती है, उसमें भी हम लोग स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर उन वाहनों को भी चेकिंग करके काफ़ी इनोवेटिव तरीके से भी जो तस्कर द्वारा उपयोग की जाने वाले वाहनों को भी हम लोग जब्त किए। इस प्रकार काफ़ी कठोर कार्रवाई के माध्यम से इन सब गतिविधि में नियंत्रण पाया गया और आने वाले समय में हमारा एक मेन फोकस एरिया रहेगा जो नार्कोटिक सब्सटेंस या नशा संबंधित जो पदार्थों को जो परिवहन और इसका उपयोग इस क्षेत्र में ना हो, इसके हमारा एक प्राथमिक टारगेट में रहेगा। जी, बस्तर में हमने देखा है कि बस्तर पुलिस बल ने जगह जगह पर अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप बनाए हुए हैं। तो ये पुलिस बेस कैंप जो है क्या भूमिका होती है, वर्तमान में इनकी स्थिति कैसी है? विगत 4 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत 62 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप हमने प्रारंभ किया। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान के लिए नहीं लेकिन क्षेत्र में विकास कार्य को गति प्रदान करने के लिए भी कार्य करते हैं। एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए इलाका के जनता के लिए सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान, पीडीए शॉप्स, आंगनवाड़ी एवं अन्य जितना भी मूलभूत सुविधा से लाभान्वित कर सकता है उसी कार्य करते आ रहे हैं। स्थानीय भाषा में उसका नाम मनवा नवानार के नाम से इस कार्य योजना को दिया गया, जिसके अर्थ होते हैं मनवा नवानार का अर्थ होते हैं हमारा नया गांव, क्योंकि पहले नक्सल समस्या कारण से इन इलाका में ये सब मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता वंचित रह गई। तब से हमारा कैंप स्थापित हो रहा है, तब से फिर ये सब सुविधा उन्हें पुनः प्राप्त हो रहा है। जो बाजार दोबारा लगने लग गए थे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में मजबूती मिल रहा है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का भी खरीदी बिक्री उन इलाके में भी अभी प्रारंभ हो रहा है। जो खासतौर पर जो बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए जो मोदी द्वारा पूर्व में कई स्कूल आश्रम्स को तोड़ दिया गया, उन सब कैंप्स लगने के बाद फिर पुनः ये सब स्कूल्स आश्रम्स प्रारंभ किए गए थे, जिससे इलाके में जो बच्चे लोग को पढ़ने की सुविधा भी बढ़ते जा रहा है। इस टाइप का तमाम जो फ़ायदा क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारा कैंप्स एक गेम चेंजर के रूप में काम करते हुए इलाका में एक सामान्य परिस्थिति को पुनर्निर्मित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की लोन वराटू जो कार्यक्रम आपने शुरू किया था, जिसमें माओवादी रास्ते पर चल पड़े जो युवा हैं, भटकते हुए उनके कदमों को वापस उनके घर की ओर लेकर आने का, कितनी सफलता मिल रही है इस लोन वराटू कार्यक्रम के जरिए? यदि सीपीएम मोदी संगठन का
जो टॉप लीडरशिप का यदि बारीक से हम समीक्षा करेगा, जी। अधिकतम बाहर की जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्र के जो माओवादी कैडर द्वारा हमेशा टॉप लीडरशिप को अपना कब्जा में रखते हुए स्थानीय जो युवा युवतियों को दिग्भ्रमित करते हुए, उन्हें गलत जानकारी देते हुए उन्हें एक फुल सोल्जर के रूप में भर्ती की जाती है। जी। कभी भी मुठभेड़ होते बस्तर इलाका में भी और दूसरे राज्य में भी मुठभेड़ होते, हमेशा जो स्थानीय युवा युवतियों को जो जिसमें माओवादी संगठन भर्ती करते हैं, उनका सामने एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए जो टॉप लीडर्स है जो बाहर प्रांत के रहते, वो जंगल काट लेकर पीछे भाग जाते हैं और मुठभेड़ में नुकसान होते थे। अधिकतम जो स्थानीय माओवादी कैडर्स का नुकसान होते हैं, कभी भी डेड बॉडीज रिकवर करते हैं, उसमें लगभग 80% 90% जो डेड बॉडीज स्थानीय माओवादी कैडर के ही रहते हैं। इस टाइप का परिस्थिति को देखते हुए हम लगातार जो स्थानीय माओवादी कैडर्स की परिजन और उनके ग्रामीणों से संपर्क करते हुए इन सब युवा युवतियों को वापस जो समाज के मूल धारा में लेने के लिए, मुख्य धारा में लेने के लिए हम लोन वारटू नाम कर एक अभियान जिला दंतेवाड़ा से प्रारंभ की गई थी, जिसका अर्थ होते मतलब घर वापस आने का है। और बाकी जिला में भी अलग अलग स्थानीय जो भाषा में इस अभियान संचालित की जा रही थी, जिसका काफ़ी एक सकारात्मक आउटकम हमको देखने मिला। प्रतिवर्ष ऑन एन एवरेज 500 से अधिक जो स्थानीय माओवादी कैडर इस अभियान से प्रभावित होकर हिंसा त्याग करके जो नक्सल गतिविधि से मुक्त होकर एक सामान्य जीवन जीने के लिए शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी के तहत सरेंडर करके आर्थिक सहायता प्राप्त करके एक सामान्य जीवन जी रहा है, जिसका काफ़ी एक पॉजिटिव मतलब चेंज समाज में हमको देखने मिल रहा है। और निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी शेष अन्य जो माओवादी कैडर, खासतौर पर जो स्थानीय युवा युवती जो पहले जो माओवादियों के दिग्भ्रमित जानकारी कारण से, उनके प्रचार प्रसार कारण से उस तरफ चले गए थे, वो पुनः वापस आकर एक सामान्य जीवन जिएगा और खुद अपने क्षेत्र के विकास के लिए, शांति के लिए एक योगदान निभाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। जी। लेकिन ऐसे अपराधी जो अतिवाद की राह पर तो आगे नहीं बढ़े, लेकिन दूसरे अपराध की राहों में वो बढ़े, उन्हें जब हम मुख्य धारा में वापस लाना चाहते हैं, इसके लिए भी पुलिस के पास कई कार्यक्रम हैं। और इसके पीछे क्या सोच है कि अपराधियों से नहीं, अपराध से घृणा करें, और जेल अब जेल नहीं सुधार गृह है। तो किस तरह से जेल सुधार गृह है? देखा जाएगा पुलिस का 2-3 प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जी। एक क्राइम प्रिवेंशन है, दूसरा यदि क्राइम घटित हो जाए तो उसका डिटेक्शन करना है। जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी प्रावधान के अनुसार हम लोग हमेशा कोशिश करते कोई अपराध घटित होने से पहले हम उसको किस तरीके से रोक सकता है। यदि कोई आपराधिक वातावरण किसी लोकेलिटी में निर्मित हो रहा है, जिसको कैसे हम सुधार कर सकता है, उसके लिए हमारा विभिन्न प्रकार के जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स है और मोबाइल चलित पुलिस थाना का कॉन्सेप्ट भी हम लोग लेकर आए थे, जिसके माध्यम से लगातार जो स्थानीय जो लोकेलिटीज़ में, जो कस्बा, जो स्लम इलाका में और जैसा शहर और सेमी अर्बन एरिया में भी लगातार सभी समाज के संगठन से मिलते हुए उनको भी एक भागीदारी बनाते हुए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे जो क्राइम होने के लिए एक वातावरण रहता है उसको कैसे हम रोक सकता है। जैसे किसी इलाका में यदि कोई अंधेरे का जो चाय रहता है, फिर उसमें जैसे स्थानीय नागरिक प्रशासन से मिलकर उसमें लाइट की व्यवस्था लगा देते ताकि वो एक अड्डा ना बन जाए, मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए। और किसी प्रकार की इस टाइप के यदि बालक कोई दिखाई दे रहा है, मतलब जो सामान्य हरकत से हटकर उनका यदि कोई अब नॉर्मल बिहेवियर है, उनका आइडेंटिफाई करके उनकी परिजन को माध्यम से उनको काउंसलिंग करते हैं। और हमारे पास अन्य जो विभाग का भी जो सपोर्टिंग सिस्टम्स रहते हैं, जैसा मेडिकल डिपार्टमेंट से, समाज कल्याण विभाग से, इस टाइप महिला बाल विकास विभाग से, इस टाइप का सभी विभाग को सम्मिलित करते हुए हमने लगातार इसको एक अभियान के रूप में संचालित किए गए थे, जिसका परिणाम स्वरूप काफ़ी क्राइम के ग्राफ में भी कमी देखने के लिए मिल रहे थे। आपने मोबाइल पुलिसिंग की बात कही है। जितना तकनीकी रूप से सशक्त बस्तर पुलिस होती जा रही है, हम ये देखते हैं कि अतिवादी भी सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि कहें कि दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो भी बड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अगर तकनीक का हम यहाँ पर संदर्भ लें तो किस तरह की रोक ज़रूरी है और इसके लिए क्या कदम बस्तर पुलिस उठाती है? जिस तरीके से जो मोबाइल नेटवर्क्स का पेनिट्रेशन है अंदरूनी इलाका में भी लगातार अभी बढ़ते जा रहा है, ये आवश्यकता भी है, क्योंकि जैसे कोविड के समय भी हम देखा है जो अंदरूनी इलाका में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी 4G टावर्स वगैरह लगने के कारण से कोविड के समय में भी
उधर के बच्चे जो बाहर के दुनिया से जुड़कर अपना ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते थे, और भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए भी उनका जो गूगल से या अन्य जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनका काफ़ी सहायता प्राप्त हो रही थी। इसलिए मोबाइल टावर्स अंदर तक लगाना एक आवश्यकता भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो साइबर रिलेटेड क्राइम्स में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी बस्तर संभाग में देखने मिल रहा है। इसको रोकने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी लगातार हम लोग करते हैं। साइबर संगवारी के नाम पर जो बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग जिला में जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जो आमतौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो जैसा होम मेकर्स होते हैं, इन सब को हम लोग संपर्क करके किसी प्रकार का कोई लिंक्स जो उनके मोबाइल में आते हैं उसका तत्काल उसको एक्टिवेट नहीं करने का, और जितना भी जो सोशल मीडिया या साइबर क्राइम रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हमको लेना चाहिए उन सब के बारे में प्रचार प्रसार की जाती है। और हमारा जो हर जिला में जो साइबर टीम्स है वो भी काफ़ी ट्रेंड है, जो साइबर क्राइम्स को कैसा डिटेक्ट कर सकता है, इसमें अपराधियों को किस प्रकार का हम राहत दे सकते हैं और अपराधियों को बहुत जल्दी कैसे हम अपना अप्रिहेंड कर सकता है। इन सब विषय पर भी हमारा साइबर टीम्स काफ़ी ट्रेंड है, और आने वाले समय में प्रत्येक जिला मुख्यालय में साइबर थाना प्रारंभ करने के लिए भी शासन द्वारा स्वीकृति दी गई। यह प्रक्रिया दिन है, बहुत जल्दी प्रत्येक हमारा जिला मुख्यालय में साइबर थाना भी फुल फ्लेज साइबर थाना एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें भी क्षेत्र की जनता को साइबर ऑफेंसेस से काफ़ी राहत मिलेगा और अपना जो टेक्निकल कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। इसी को लेकर हम साइबर सिक्योरिटी की दिशा में काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ सकता है। जी, अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जगदलपुर में अमर वाटिका, ये पुलिस के द्वारा निर्माण इसका किया गया है। क्या है इसका उद्देश्य, इसके पीछे क्या भावनाएं हैं? बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए तब से राज्य गठन हुआ, अब तक लगभग हमारा 1200 से अधिक जो सुरक्षा बल सदस्य अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया। इन सब का स्मृति में उन सब का जो जीवन से प्रेरणा लेने के लिए जगदलपुर बस्तर संभाग मुख्यालय में अमर वाटिका नाम पर एक भव्य जो स्मारक निर्मित किए गए थे। 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उसका लोकार्पण किए गए थे। उस अमर वाटिका में हमारा सभी शहीद जवानों का, अधिकारियों का जो नाम पट्टी उसमें लगा हुआ, उनका जन्मतिथि और उनका जो शहादत दिवस का भी उसमें उल्लेख किए गए थे, ताकि जो बच्चे या स्टूडेंट्स या अन्य जितना भी जो बाहर से जो विजिटर्स आते हैं वो उस परिसर को घूम कर देख सकता है। मतलब बस्तर क्षेत्र के लिए जो सुरक्षा बल द्वारा किस तरीके से मतलब अपना जान का भी परवाह ना करते हुए सर्वोच्चतम बलिदान देते हुए किस तरीके से समर्पित होकर काम किया, ये आने वाला पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करेगा। उसी उद्देश्य से जो अमर वाटिका जो हमारा एक भव्य स्मारक और एक परिसर निर्मित किए गए थे, उसके अंदर माटा लोना कर एक भवन भी निर्मित की गई। इसका स्थानीय बोली में विचार विमर्श केंद्र के नाम से जाना जाता है, और बीच बीच में इसमें कार्यक्रम भी, संगोष्ठी भी आयोजित की जाती, ताकि जो आने वाला जो पीढ़ी के लिए जो बस्तर की जो विश्वास, विकास, सुरक्षा के लिए किस तरीके से हमको काम करना चाहिए उसमें अपना योगदान भी दे सकता है, एक अपना विचार भी रख सकता है। पी सुंदरराज जी, हमारे आईजी बस्तर के, आज इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमारे सभी कार्यक्रम देखने वाले को ये विश्वास दिलाया है कि जब तक बस्तर पुलिस बल है तब तक बस्तर में शांति है, सुरक्षा है। इस कार्यक्रम में आने के लिए और हम सब में ये विश्वास जगाने के लिए कि आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।